नमस्कार, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। आज बात झारखंड की, इसके गठन के दूसरे अध्याय की। झारखंड गठन से पूर्व और बाद भी जल जंगल जमीन जैसे नारे ही राजनीतिक दलों की खुराक रही। इसी के सहारे तकरीबन सभी पार्टियों ने झारखंडियों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, एक वोट बैंक के रूप में। लोटा, सोटा, झूठा और एबीसी यानी आरा, बलिया और छपरा। मजमून यह कि बाहरी भीतरी के नारे भावनात्मक मगर राजनीतिक दलों के लिए संजीवनी रहे हैं। तो लंबी लड़ाई के बाद भारत के नक्शे पर झारखंड राज्य का उदय झारखंड वासियों के लिए बेशक उत्साह के काबिल था। वे उत्साहित भी थे खुद का भविष्य खुद के हाथों संवारने का अधिकार पाकर, जबकि बिहार एक और बंटवारे से आहत था और स्वाभाविक चिंता इसे खाने लगी थी। यह चिंता बड़ी आबादी को सीमित साधनों के बीच संभालने की थी, हिस्से में बचे भूभाग को संवारने की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि एक ने जहां झोली भर पाया, दूसरे की जेब पूरी तरह खाली रह गई। बंटवारे के बाद नाप तोल कर बढ़ाया गया हर कदम दोनों राज्यों को विकास के पथ पर गतिमान बनाएगा। इसमें जो फर्क संभव था वह यह कि झारखंड थोड़ा आगे निकल सकता है और सीमित साधनों के साथ दोनों के लिए समान चुनौतीपूर्ण पुनर्निर्माण की है, और इसमें राजनीतिक ईमानदारी की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो गई थी। झारखंड वासियों में हुआ उत्साह का संचार तभी बहाल रह पाता जब अलग राज्य के सपने के हकीकत में बदलने के बाद अलग राज्य में दिखने वाले फायदे भी हकीकत में दिखते। लिहाजा नए राज्य की बागडोर थामने वाले बाबूलाल मरांडी को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा, ऐसा कहा गया था। विकास की राह की बाधाओं को दरकिनार कर तेजी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत भी बताई गई थी। संसाधनों के साथ सौगात में मिले उग्रवाद के खात्मे में सरकार की पहलकदमी को देखना भी अपेक्षित था। इसके विपरीत बिहार की राजनीति में व्यापक बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई थी। विकास से अलग जातिवादी राजनीति से काम चलाने की आदत छोड़कर शासक दल के साथ अन्य दलों को भी विकास के लिए ईमानदार प्रयास करने होंगे, ऐसा कहा गया था। चिंतित आवाम विभाजित बिहार को पंजाब हरियाणा बना देने के बड़बोलेपन की परीक्षा लेने वाली थी। विकास के नाम पर घड़ियाले आंसू से नरम हुए बगैर तब परीक्षा में विफलता नाटकबाजी से काम चलाने की आधी जमात के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है, ऐसा माना गया था। तो आगे देखें कि किरानी की झिड़की से मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी ने कई अटकलबाजियों के बीच विश्वास मत की पहली सीढ़ी पार कर ली थी। यह बात नवंबर महीने की है, तब की जब 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के मौके पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी थाम ली थी और उन्हें झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। उसके बाद विश्वास मत की बारी थी। तो विश्वास मत तो उन्होंने पा ली, लेकिन अमीर राज्य का सुल्तान बनने का सपना भी उतना ही आसानी से साकार हो जाएगा, यह मानना मुश्किल था। आशाओं के बीच ताजपोशी के तौर पर इतनी सारी समस्याओं की सौगात प्राप्त हुए थे कि मास्टर साहब का शुरुआती दिन इससे निपटने में ही गुजर जाएंगे, ऐसा माना गया था। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने चेताया भी था कि मरांडी सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, कभी भी उलट पुलट संभव है।
जाहिर था गरीब राज्य के कोख से निकले अमीर राज्य के सुल्तान को प्राकृतिक संसाधनों से ज़्यादा तो घोटाले ही मिले। बहुचर्चित चारा घोटाले से लेकर भूमि घोटाले का मूलाधार झारखंड राज्य ही था। मध्य बिहार से झारखंड में केंद्रित हो रहे नक्सलवाद से भी निपटना मरांडी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। आदिवासी बनाम दिकू और भाषा संथाली एवं गैर संथाली के प्रश्न पर पनपता असंतोष भी नवोदित राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना गया था। राजनीतिक स्थिरता का दौर तो जारी रहेगा ऐसा माना गया था। इस बात का संकेत विपक्ष द्वारा उलगुलान छेड़ने तथा मंत्रिमंडल के विस्तार एवं विभागों के वितरण में फूक फूक पर कदम बढ़ाने के बावजूद उत्पन्न चतुर्धिक असंतोष से मिला था। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने सफाई दी थी कि सरकार में शामिल किसी भी दल से कोई बात छिपाई नहीं जाएगी, सभी की भावनाओं का आदर किया जाएगा। प्रशासन को पारदर्शी बनाने का इरादा रखने वाले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने महसूस किया था कि झारखंड में विकास की गाड़ी को तभी गति मिल सकती है जब समाज के हर वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। झारखंड के खाते में एक ही अच्छी बात थी कि उसे बीएस दुबे जैसा कर्मठ और योग्य मुख्य सचिव प्राप्त हुआ था। अपने शिक्षक जीवन में छात्रों की मनोवृत्ति को पढ़ने वाले मरांडी ने यदि जनता की आकांक्षाओं और अरमानों को समझने में वही कौशल दिखाया तो इसमें दो राय नहीं कि अमीरी की मिली यह चादर समस्याओं के पैबंद से मुक्त हो सकती है, ऐसा माना गया था। अंतर्विरोधों एवं तिक्रमबाजियों से मिली सत्ता को यदि उसी तर्ज पर बरकरार रखने की कोशिश की गई तो अपना राज्य का सपना जल्द ही टूट सकता है, ऐसा भी माना गया था। तो 15 नवंबर की अर्धरात्रि में देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए झारखंड राज्य के निवासियों के जोश को बरकरार रखना भाजपा के लिए कठिन समस्या थी। लोग आस लगाकर बैठे थे कि सरकार से उनकी तमाम अपेक्षाएं पूरी होंगी। उनकी अधिकतर अपेक्षाएं बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई थी। सरकार का सामना सबसे पहले सड़क, बिजली, पेयजल, आवास की समस्याओं से होना था। 90% जनसंख्या के लिए पेयजल का प्रबंध नहीं था। गांव, स्कूल और अस्पतालों से भी खाली थे। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। नवोदित राज्य के गठन से पूर्व आदिवासी संस्कृति पर थिरकते कदमों के संकेत यही थे कि जनता अपनी सरकार से पलक झपकते ही समस्याओं का निदान चाहती है, जबकि यह किसी भी नवजात सरकार की बस की बात नहीं थी। हालांकि भाजपा तब भी अपने ही बुने जाल में फंसी दिखी थी। अलग राज्य आंदोलन के दौरान भाजपा प्रत्येक चुनाव में उस मुद्दे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही थी कि झारखंड का खजाना पटना चला जाता है, वहाँ उस रकम की लूट होती है। अब जनता अपने खजाने से राज्य के विकास के सपने देखने लगी तो इसमें गलत क्या था। सरकार को अपनी प्रारंभिक पहलकदमी के जरिए यह बताना था कि वह जनाकांक्षाओं के अनुरूप काम करना चाहती है। मुख्यमंत्री पद और फिर मंत्री पद को लिए हुए विवाद के कारण भाजपा का अंदरूनी कलह भी मरांडी सरकार के लिए परेशानी का सबब बना था। पार्टी के बुजुर्ग नेता सांसद करिया मुंडा भला इस पीड़ा को कैसे भूल सकते थे कि उनके सामने से थाली छीन ली गई। विपक्ष के 34 के मुकाबले 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर मरांडी ने शुरुआती राहत तो प्राप्त कर ली, लेकिन राजग का मामूली अंतर्कलह भी सरकार को ले डूबने के लिए काफ़ी था। यह बात मरांडी को भी मालूम था, सो उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रथम विस्तार में अपने सहयोगी दलों का ही ख्याल रखा। बाद में भाजपा के 16 मंत्री बने। आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर जिस तरह की राजनीतिक उठापटक हुई, उससे संकेत मिल गए थे कि झारखंड में सत्ता संघर्ष का केंद्र बिंदु आदिवासी बनाम दिकू पर टिका होगा। राज्य गठन के बाद कई स्थानों पर दिकुओं के प्रतिपन पे असंतोष ने संघर्ष को और तेज कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों को अपने परंपरागत हथियार से लैस रहने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य की राजधानी में झारखंडियों को आने से रोका जा रहा है। दूसरी ओर मारवाड़ी धनाढ़ लोगों को आने जाने की छूट दी गई है।
झारखंड आंदोलन के साथ अस्मिता, पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आदिवासियों के सपने जुड़े थे। हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह ने जब इन मुद्दों पर आदिवासी महासभा का गठन किया था तो उनकी बातों को शिद्दत के साथ आदिवासी समाज ने आत्मसात किया। यही वजह थी कि जब देश में पहला चुनाव हुआ तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड क्षेत्र से 32 विधायक निर्वाचित हुए। तो यह आज की यानी नवंबर 2000 की विडंबना ही कही जाएगी कि आदिवासी संस्कृति के नाम पर विद्रोह का आह्वान करने वाली झामुमो के पास मात्र 12 विधायक थे और बकौल उनके सेठ साहूकारों वाली पार्टी भाजपा आदिवासी महासभा के मुकाम पर है। सच बात तो यह है कि आदिवासियों की अस्मिता और उनकी पहचान की चिंता किसी भी दल को नहीं। झारखंड के 18 जिलों में तब के 18 जिलों में आदिवासियों की आबादी 28% थी। झारखंड में नई सरकार बनने के बाद यह राज्य कितना आदिवासियों का होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। झारखंड के विकास के जो मॉडल आ रहे थे उससे आदिवासियों के विस्थापन का दर तेज होगा ऐसा कहा गया था। तब के मुख्य सचिव ने भी माना था कि आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि मरांडी सरकार ऐसे किसी भी परिस्थिति से निपट लेगी। खनिज संपदाओं से परिपूर्ण क्षेत्र में लोहा पत्थर निकासी का काम पहल यहाँ के मूल निवासी असुर जाति ने शुरू किया। यहाँ उनका अपना शासन था। ठीक संताल परगना में पहाड़िया जाति की तरह समय बदला। दूसरों की नज़र इस रत्नगर्भा भूमि पर पड़ गई और एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो बाद में दिक्कू के नाम से जाना गया। 3 करोड़ की आबादी वाले नए झारखंड राज्य में आदिवासियों की संख्या मात्र 84 लाख थी। यानी आदिवासियों की धरती की आबादी केवल इस बात का प्रतीक नहीं थी कि उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान के दिक्कू सांस्कृतिक पहचान में समाहित हो जाने का खतरा है, बल्कि यह भी कि इस क्षेत्र के तमाम उपलब्ध रोजगारों में उनके लिए जगह नहीं रही है। मरांडी सरकार के समक्ष चुनौती यह भी थी कि एक समृद्ध समाज का निर्माण करते समय जनजातीय समुदाय के संरक्षण पर गौर करना होगा। यह उम्मीद की जा सकती थी कि आने वाले वर्षों में जुझती हुई सरकार एक ऐसी राजनीतिक शक्ति पैदा करेगी जो वास्तव में उनकी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगी। तब आदिवासी और गैर आदिवासी के भेदभाव के शासक वर्गीय कुचक्र से परे एक ऐसे समता एवं न्याय आधारित झारखंड राज्य का उदय होगा जो जनजातीय संस्कृति का मूल तत्व है। तो बात यहीं आकर नहीं रुकी और जो परिस्थितियां बनी उसमें हालात तेजी से बदले। झारखंड गठन के तुरंत बाद झामुमो के साथ भाकपा माले ने भी राज्यपाल प्रभात कुमार के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया था। विपक्षी दलों का आरोप था कि प्रभात कुमार बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के अभियुक्त अधिकारी हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 8वीं बरसी पर राज्यपाल हटाओ मुहिम के तहत 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। इससे धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ मुसलमानों का भी ध्रुवीकरण संभव था। इसलिए अब तक बने 26 मंत्रियों में से किसी भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाए जाने से भी मुसलमानों में रोष था। हालांकि मुख्यमंत्री मरांडी ने अल्पसंख्यकों की आशंकाओं को निराधार बताते हुए आश्वस्त किया था कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उधर शिबू सोरेन ने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बचाने की शपथ पत्र देने वाले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह सचिव प्रभात कुमार को हटाने की मुहिम और तेज की जाएगी। कुल मिलाकर जो स्थिति बनी थी कि बिहार की राजद सरकार की तरह झारखंड की राजग सरकार को अधिक समय अपने बचाव के अभियान में ही व्यतीत करना पड़ेगा और हुआ ऐसा भी। तो आगे हम आपको तीसरी कड़ी के रूप में बताएंगे। तो फिलहाल नमस्कार।